IRFC किसी के लिए मल्टी बैगर साबित हुआ, किसी के लिए कुछ साबित हुआ, किसी के लिए करोड़पति बनाने वाला स्टॉक साबित हुआ। भाई क्या है इसके मामले, पूरी मार्केट में इसकी न्यूज़ भरी पड़ी है। बट मैंने भी सोचा एक आध न्यूज़ मैं भी डाल दूँ, क्या पता आप लोगों का ही भला हो जाए। तो भले होने की बात तो ऐसी है, इस स्टॉक्स में आपने देखा होगा कि जब भी ये अपने लाइफ टाइम का हाई बनाता है तो ये कम से कम मिनिमम 20 से 30% साबित, मतलब 20 से 30% नीचे आता है। तो इससे आप एक बात तो समझ ही गए होंगे, ये कोई सट्टा बाजार नहीं है, ये स्टॉक मार्केट है। यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिखाती है अपना। जब लोगों ने एक स्टॉक को बाय किया, ठीक है, उस स्टॉक्स को बाय करने के बाद वो अपना प्रॉफिट बुक भी तो करेंगे मेरे भाई, उसको सेल भी तो करना है उनको। ये थोड़ी कि उसको रखे बैठे हैं। क्यों रखे बैठेंगे, उनको तो भाई पैसा कमाना था उससे। कुछ लोग शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ लोग लॉन्ग टर्म के लिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि जिन्होंने पैसा निकाल लिया इसमें से, ठीक है कोई बात नहीं। जिन्होंने पैसा अभी भी लगा रहने दिया, कोई बात नहीं जी, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी कंपनी है IRFC। तो भाई मेरा मानना ये है कि इसके पहले नंबर्स देख लिए जाएँ, उसी के बाद इस स्टॉक्स को जज किया जाए कि यार ये स्टॉक मेरे लिए ऐसा साबित हुआ, ये ऐसा साबित हुआ, इसने मेरे साथ अन्याय किया है। अन्याय तो तब होता ना जब तुम इसको अच्छे टाइम पे बाय करते। तुमने बाई इसको 190 के आसपास किया है, तो भाई अन्याय मानो या कुछ भी मानो, इस स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छे अच्छे रिटर्न दिए हैं, ठीक है। एक साल में जो स्टॉक 450% का रिटर्न दे रहा है, अगर एक महीने में वो 20 से 30% गिर भी जाता है तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिन लोगों ने इसको 19 रुपये 25 रुपये बाई किया उनको क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने बाई किया 190 पे। तो ये सारी बातें हटाओ, मैं आपको डायरेक्ट नंबर्स पे लेके चलता हूँ। तो नंबर्स पे मैंने एक एक नंबर लिखा है, वीडियो में देख के बताऊँगा। तो ये मत बोलना कि भाई देख के क्यों बता रहा, भाई मैं बिना देखे ही बता दूँ। अगर 2-4 नंबर ही गड़बड़ी हो गई तो मेरे से मत कहना। खैर मजाक कर रहा था मैं, आप नंबर देख के ही बताऊँगा यार। छोड़ो उस बात को। तो मैंने नंबर्स लिखे, नंबर सुनो क्या है इसके। तो देखो इसने फाइनेंशियली देखी जाए तो स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और वैल्यूएशन देखी जाए तो एक्सपेंसिव है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकली भी बुलिश है। अगर इसकी ROE की बात करें, ROE छोड़ो, पहले इसके मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। इसके पास मार्केट कैप जो है 2,21,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और वहीं बात करें डिविडेंड की, तो डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा देता है, 0.89% का ईयर ऑन ईयर देता है। और प्रमोटर की बात करें तो 86% शेयर होल्डिंग्स है प्रमोटर के पास। कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और दूसरी बात, उनके पास कितने शेयर्स हैं, शेयर्स की बात करें तो नंबर्स हो गए 86% है जी। कितने शेयर्स हैं उनके पास? हैं 1128.64 करोड़ शेयर्स। बहुत ज़्यादा शेयर्स हैं, ठीक है। ये नहीं कि मैं 1100 रुपये की बात कर रहा हूँ, 1100 शेयर्स की बात कर रहा हूँ, 1100, समझ जाओगे मैंने क्या बोला आपको। और नंबर सेकंड पॉइंट पे बातें हम इसकी प्रोमोटर्स की तो बता दिया। FI इसके पास 1.15% है, और म्यूचुअल फंड्स के पास 0.4%, और हमारा पब्लिक के पास 11% है, जो कि बोलती हैं हाय मेरा लॉस हो गया, 190 पे बाय करोगे तुम्हारा लॉस नहीं प्रॉफिट होगा। और इसकी एक लॉजिक्स, एक मतलब कि साइकोलॉजिकल या कुछ भी मानो, एक बात बताता हूँ आपको। जब ये स्टॉक हर टाइम मतलब कि लाइफ टाइम का हाई बनाता है, उसके बाद ये अपना मतलब कि 20 से 30% करेक्शन यानी प्रॉफिट बुकिंग या जो भी मानो आप, जो आप अपनी भाषा में बोलते हो, वो दिखाता है। फिर से एक बार चलता है, फिर ये अपना जब लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद ब्रेक करके फिर से जब ऊपर की तरफ रैली दिखाता है, और उसके बाद फिर से जब मार्केट में करेक्शन आती है तो आप लोगों को लगता है कि भाई मैंने इसको लेके बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों कर दी? जब तुमको लेना ही उस टाइम पे, जब इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो तुम तो भाई स्टॉक्स के रोने धोने रहते हैं। भाई मैं आज तक का रिकॉर्ड है मेरा, छोड़ो ये यूट्यूब है इसलिए मैं कुछ कह नहीं रहा। अब नंबर्स की बात कर लें, यहाँ पे नंबर्स देखने आए, थोड़ा ज्ञान पेलने नहीं आए। ROE की बात करें तो FY21 में +3.1% बढ़ा था, अच्छी बात है जी। FY22 में 20% बढ़ा है, वो भी अच्छा है। और FY23 में -6.2% घटा है, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। और ROE की बात करें तो FY21 में 12.8% घटा है, और FY22 में 16.4% बढ़ा है, ठीक है जी, अच्छा है जी, काफ़ी अच्छा है। और FY23 में -3.3% घटा है, चलो कोई बात नहीं जी। EPS की बात कर लें इसमें तो FY21 में -6.9% घटा है, और FY22 में +27%, और FY23 में +4% बढ़ा है। तो नंबर्स अभी तक तो अच्छे हैं, और आगे भी सुनो अच्छे ही नंबर्स हैं इस कंपनी के, कुछ ज़्यादा बुरी कंपनी नहीं है, बस लोगों को थोड़ा बह बैठ गया, आप क्या बोलूँ इसको। EV टू सेल्स की बात करें, FY21 में 0% बढ़ा है, FY22 में -8.3% घटा है, और FY23 में -7.5% घटा है।
तो EV2 सेल्स थोड़ा अच्छा है नहीं। और डेप्थ एंड इक्विटी की बात करें तो FY21 में प्लस 18.9% बढ़ा है, और FY22 में प्लस 5%, और FY23 में माइनस 2.8%। ये प्लस एंड माइनस का चक्कर आपको समझ नहीं आ रहा हो ना, तो मेरी शॉर्ट वीडियोस में जाकर देख लेना। और नेट इनकम की बात कर लें तो FY21 में जो इसकी नेट इनकम बढ़ी है वो 19.6% बढ़ी है, ठीक है। और FY22 में 37.9% बढ़ गई, काफ़ी अच्छी है। और FY23 में 4.1% बढ़ी है। अब इस कुत्तों की आवाज़ों पर ध्यान मत देने, कुत्ते भौंकते रहते हैं गली में यार, क्या करें। और रेवेन्यू की बात करें FY21 में 14% बढ़ा है रेवेन्यू। छोड़ो यार, इन कुत्तों की बातों को ध्यान मत देना। FY21 में रेवेन्यू की बात कर रहे थे हम, तो 14% बढ़ा है, ठीक है। और FY22 में 28% रेवेन्यू बढ़ा है, और FY23 में प्लस 17% बढ़ा है। काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं इसके रेवेन्यू में। और कैश फ्लो की बात करें तो FY21 में माइनस 50% घटा है, और FY22 में 28.4% घटा है, और FY23 में 55% बढ़ा है, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छे नंबर साबित कर देता है। छोड़ो यार, ज्ञान पेलना छोड़ो, इसकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ सुनो। एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ जो उनकी वैल्यू है वो करोड़ में है, ठीक है, करोड़। ओके, ध्यान से सुनना। FY21 में इसके पास एसेट्स से 3.68, छोड़ो मैं ही बता देता हूँ, 3,78,000 करोड़ के इसके पास एसेट्स थे, ठीक है। और लायबिलिटीज़ की बात करें FY21 में लायबिलिटीज़ जो थी 3,42,000 करोड़ की लायबिलिटीज़ थी। इक्वल तो नहीं है ना, हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस है ना, वही होना चाहिए। FY22 में 4.50 लाख यानी कि 4,50,000 करोड़ का इसका एसेट्स थे, और लायबिलिटीज़ थे 4.9 यानी कि 4,09,000 करोड़ की इसकी लायबिलिटीज़ थी। बहुत अच्छा डिफरेंस है। और FY23 में 4,91,000 करोड़ के इसके पास एसेट्स थे, और वहीं लायबिलिटीज़ थी FY23 में 4,40,000 करोड़ के। काफ़ी अच्छा डिफरेंस भी है, और होना भी चाहिए डिफरेंस। कंपनी इतना अच्छा एक साल में 450% भला कौन रिटर्न दे रहा है, वो भी PSU। तो मैं तो कहूँगा कंपनी अच्छी है, और आप अपने स्टॉक एडवाइज़र या फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर इसमें इन्वेस्ट करें। मेरा काम था आपको नंबर बताना, नंबर बता दिए मैंने, और नंबर्स के बेसिस पर आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है या नहीं ये आप खुद डिसाइड कीजिए। और मैं कुछ बताना भूल तो नहीं गया? नहीं, बाकी सब तो मैंने बता ही दिया आपको। यही कहूँगा कि नंबर्स के छोड़ो, बाकी आप देखो। आपका स्टॉक्स में वही होता है कि मैं जिस स्टॉक्स पे हाथ धर देता हूँ वो एक बार नीचे जाता है। अरे भाई, तो उसको सेल कर देना फिर, सीधी सी बात है, सेल कर दे फिर, उससे अच्छा। तो चलो, मजाक कर रहा था ये तो मैं। आप पहले स्टॉक्स की एनालिसिस ढंग से किया करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।